हाय एवरीवन। तो आज जो हम अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ने वाले हैं जो हम अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, या तो रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट स्ट्रक्चर हो या स्टील स्ट्रक्चर हो। तो जनरली हमारे पास तीन डिज़ाइन फिलोसफीज़ हैं, तीन मेथड हैं जिनका हम यूज़ करते हैं: प्लास्टिक स्ट्रेट मेथड, लिमिटेड स्ट्रेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड। पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड था, उसका मॉडिफिकेशन के बाद प्लास्टिक स्ट्रेट आया, उसके में भी सम जो ड्रॉबैक थे उसके मॉडिफाई हो गए, किसमें लिमिट स्टेट में दूर हो गए। तो वो कुछ मॉडिफिकेशन थे, जो ड्रॉबैक्स थे वो वर्किंग से प्लास्टिक में दूर हुए, तो कुछ प्लास्टिक के थे तो वो लिमिट स्टेट में दूर हुए। तो अभी तक हमारे पास जो सबसे बेस्ट मेथड है वो लिमिटेड स्टेट मेथड है। और इसमें जो हमारा क्रॉस सेक्शन डिजाइनिंग के बाद जो निकल के आता है वो काफ़ी क्या होता है, उसका साइज काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू वर्किंग और प्लास्टिक के मुकाबले। ठीक है। हाँ, ये ज़रूरी है कि थोड़ा लिमिट स्टेट मेथड हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इस वजह से जहाँ पे हम लिमिट स्टेट मेथड यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड, मतलब लिमिट स्टेट मेथड को कॉन्फिडेंसली यूज़ नहीं कर सकते हैं, कन्वीनियंटली यूज़ नहीं कर सकते, उस जगह हम क्या वर्किंग स्टेट मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है। ऐसा हमारे स्टील स्ट्रक्चर का जो कोड है IS 800/2007, उसमें भी ये चीज़ मेंशन है। ठीक है। बात करते हैं कि जो ये तीनों डिज़ाइन फिलोसफी हैं, ये मतलब मेनली इनका क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे एक दूसरे से डिफरेंस है, जो मेन क्राइटेरिया है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। बात करते हैं कोई भी स्ट्रक्चर हो जिसकी हमारी डिजाइनिंग होती है, कोई भी स्ट्रक्चर हो, स्टील स्ट्रक्चर हो या रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर हो। बात हम जब स्टील स्ट्रक्चर की करते हैं तो उसमें मान के चलो कोई भी स्टील का स्ट्रक्चर है, बन के जब तैयार होता है तो हमारा किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि जो वो स्टील है, स्ट्रक्चर है, उसमें जो मेंबर्स हैं और उनके जो कनेक्शन हैं, मेंबर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो जो मेंबर्स पर लोड आता है वो एक मेंबर से दूसरे मेंबर्स पर ट्रांसफ़र करते हैं अपने कनेक्शनों के द्वारा। कनेक्शन मतलब वो बोल्ट से जुड़े हैं तो बोल्ट के द्वारा ट्रांसफ़र करेंगे, वेल्ड से जुड़े हैं तो वेल्डिंग के द्वारा ट्रांसफ़र करेंगे। और उन्हें ट्रांसफ़र ही नहीं करना है, उन्हें सेफली और इकोनॉमिकली उसको रजिस्ट भी करना है। सेफली कहने का मतलब है वो लोड जब उनके ऊपर आता है तो उसमें ना कोई क्रैकिंग हो ना डिफ्लेक्शन, इतना अमाउंट का हो जितना परमिशबल हो, उससे ज़्यादा होगा तो वो रिक्वायर्ड नहीं है। और जो उसमें लोड की वजह से जो लोडिंग क्षमता हो, उसकी जो स्ट्रेंथ हो मेरे मेंबर्स की या कनेक्शन की, इतनी हो कि उस लोड को आराम से बियर कर सकें और ट्रांसफ़र करके ग्राउंड पे भी ट्रांसफ़र कर दें। तो ये मेरा काम है। ठीक है। इकोनॉमिकली होने का मतलब है सेक्शन कैसा, जो हमें क्रॉस सेक्शन यूज़ कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड स्टील सेक्शन यूज़ करेंगे वो लाइट वेट हो, लाइट वेट के साथ साथ उनका एरिया इतना हो कि जिस चीज़ के लिए टेंशन मेंबर की यूज़ कर रहे हैं, कंप्रेशन मेंबर के लिए यूज़ कर रहे हैं, फ्लेक्सर मेंबर के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको उस पर्पस को वो क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो वो तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम दे देते हैं, तो शेप साइज़ का बन जाता है मिल्स में। ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन कंप्रेशन, दैट इज़ अ फर्दर टॉपिक। अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इकोनॉमी का मतलब ये है कि कम से कम कितनी हम स्टील उसमें यूज़ कर सकें, दैट्स ऑल। अब बात करते हैं जो इसकी सेफ्टी है, तो ये सेफ्टी के बेसिस पे ही तो हमारे तीनों ये मेथड निकल के आए हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम अलग अमाउंट सेफ्टी देते हैं, प्लास्टिक मेथड में हम कुछ अलग अमाउंट की सेफ्टी देते हैं, और जो हमारा लिमिट स्टेट है उसमें हम कुछ और एक्स्ट्रा सेफ्टी देते हैं। तो वो कितनी सेफ्टी होती है, किस तरीके से होते हैं, वो पढ़ते हैं। सेफ्टी का मतलब हमारा है कि वेरिएबल, जो हमारे डिज़ाइन पैरामीटर होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। जैसे कि हमारा लोड है, लोड हम स्ट्रक्चर ये डिज़ाइन कर रहे हैं डेड लोड लाइव लोड के लिए, उस पर अर्थक्वेक लोड आ रहा है, विंड लोड आ रहा है, या कुछ भी और अदर तरीके के वाइब्रेशन आ रहे हैं, तो उस वजह से क्या है, ये एक क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल है, जब हम डिज़ाइन करते हैं तब हम इन चीज़ों का आभास नहीं होता कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, कुछ लोडों को कंसीडर नहीं करते हैं, या उसमें लोड डेड लोड भी या लाइव लोड भी लिमिट से ज़्यादा अगर पहुँच जाए। जैसे छत पे हमने डिज़ाइन किया 10 किलोटन के लिए और उस पर लोड हम 15 किलोटन डाल रहे हैं, तो लोड हमारे जहाँ पे वेरिएबल हो जाता है, तो वो जो पैरामीटर है वो भी हमें कंसीडर करना है कि अगर हमारा लोड वेरिएबल भी हुआ, अर्थक्वेक भी आ रहा है, विंड लोड भी आ रहा है, तो भी हमारा स्ट्रक्चर फेवरेबली अपने जिसने लाइफ स्पैन के लिए उसको डिजाइन किया गया आराम से क्या है रजिस्ट कर सके। दूसरा सर्विसिबिलिटी कंडीशन। सर्विसिबिलिटी कंडीशन का मतलब ये है कि जब वो स्ट्रक्चर लोड लगेगा उस पर, और वो जितने साल के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो उसमें जैसे डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन तो हर स्ट्रक्चर में होगा ही होगा, चाहे माइन्यूट अमाउंट में हो, उसमें कोई शक नहीं। पर जो डिफ्लेक्शन की एक लिमिट होगी कि इससे ज़्यादा उसमें डिफ्लेक्शन आना नहीं चाहिए, तो वो जो लिमिट होती है वो स्पेसिफाई कर दी उसकी सेफ्टी को। अगर इतनी लिमिट है तो मेरा स्ट्रक्चर सेफ है, अपने लाइफ स्पैन तक वो क्या है अच्छे से बियर कर लेगा लोड को। पर अगर डिफ्लेक्शन क्रैकिंग उस लिमिट से ज़्यादा हो रही है तो मेरा स्ट्रक्चर क्या कर पाएगा, बियर नहीं कर पाएगा। तो जहाँ पे ये दोनों चीज़, जो वेरिएबल ऑफ मटेरियल होता है, वेरिएबल ऑफ डिज़ाइन जो पैरामीटर है, लोड मटेरियल वगैरह, या जो सर्विसिबिलिटी कंडीशन है, जहाँ ये पूरे की पूरे दोनों में सेफ्टी मिल जाएगी, दोनों तीनों पैरामीटर में, तो वहाँ मेरा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, एक तरीके से सेफ हो जाएगा। तो मेनली मेरा काम क्या है, वो सेफ्टी प्रोवाइड करना नहीं है। इकोनॉमिकल तो हो ही जाता है, मैं सेक्शन सेलेक्शन करने के ऊपर है, वो तो मिनिमम स्टील कौन से सेक्शन में यूज़ होगी, दैट इज़ अनदर। ठीक है।
तो मेनली जो हमारी तीनों अप्रोचेस होती हैं ये डिफाइन करती हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड, प्लास्टिक स्ट्रेन मेथड, लिमिटेशन मेथड, तीनों में कितनी सेफ्टी मिल रही है। अब बात करते हैं सेफ्टी किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। देखो, मैं इसमें जो नोट्स में लिखा है उसको पीछे डिस्कस करेंगे, पहले जो मेन पॉइंट है उनको मैं तुम्हें डिस्कस करके बता देता हूँ। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या है, वर्किंग स्ट्रेस में जो मेटल की स्ट्रेंथ होती है उसकी स्ट्रेंथ को मैं उतनी स्ट्रेंथ ना मानकर कम मान के चलता हूँ और डिजाइनिंग करता हूँ। जैसे कि मान के चला मेरे पास माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील की जो वो होती है ग्रेड होती है FE 250 होती है। अरे इस साइज इसका कम हो गया, थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। हाँ, माइल्ड स्टील की जब बात करते हैं, माइल्ड स्टील की मेरी क्या है ग्रेड होती है FE 250। 250 का मतलब यह है कि यहाँ पे जो इसकी टेंशन स्ट्रेंथ है 250 न्यूटन पर mm² है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी स्ट्रेंथ को 250 नहीं मानता, 250 ना मान के मैं इसमें कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मानूँ 1.5 किया, कुछ भी किया, और अप्रॉक्स वो निकल के आया 150। तो मैं जब डिजाइनिंग करूँगा, मेरे स्ट्रक्चर पे मान के चलो लोड कितना आ रहा है, UDLR जितना आ रहा हो, मतलब 10 किलोन्यूटन आ रहा है, उसकी वजह से जो इसमें स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 150 कुछ भी हो रहा है, या 140 मान के चलो 140 हो रहा है। तो जो लोडिंग की वजह से जो उसमें स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए किससे, उसकी परमिसिबल लिमिट से। परमिसिबल लिमिट का मतलब क्या है, मेरी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को मैं कम मान के, उसकी स्ट्रेंथ को मैंने क्या मान लिया, कम मान लिया। तो जो कम स्ट्रेंथ मानी वो जो निकल के आएगी वो मेरे परमिसिबल लिमिट है, कि मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा मेटेरियल इतना ही ले सकता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ मेरा मेटेरियल कितना 150 न्यूटन पर mm² ही ले सकता है, वैसे 250 ले सकता है। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करें इसकी तो माइल्ड स्टील की वो 400 होती है, एक्चुअल में तो फेलियर 400 पे होगा, पर वहाँ पे यील्डिंग स्टार्ट 250 पे हो जाएगी। पर मैं उतना भी ना मान के सिर्फ कितना मान रहा हूँ, 150 मान रहा हूँ, कि मैं मान रहा हूँ कि मेरा मेटेरियल सिर्फ कितना ले सकता है, 150 न्यूटन पर mm² का ले सकता है। तो यहाँ देखो मेटेरियल को कितनी सेफ्टी दी, 250 की जगह कितना लेके चला, 150 लेके चला। तो जो मेटेरियल की एक्चुअल स्ट्रेंथ थी उसको कम मान के चल रहा हूँ ओनली। तो जो लोड की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कितना भी हो, वो हमेशा इस क्या है जो निकल के आया है, जो मेरा परमिसिबल लिमिट निकल के आई है फैक्टर ऑफ सेफ्टी देने के बाद, इससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मैं जो मेटेरियल की स्ट्रेंथ होती है उसे कम मान लेता हूँ। कैसे कम मानता हूँ, जो मेरी परमिसिबल लिमिट को देके, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है उसमें कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड करके मैं अपनी क्या निकाल लेता हूँ, परमिसिबल लिमिट निकाल लेता हूँ। क्या करते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे मेटेरियल को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये जो मेन कॉन्सेप्ट यही है जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड का है। दूसरा इसमें कि हम क्या इलास्टिक थ्योरी का यूज़ करते हैं, वो फर्दर बताऊंगा कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। दूसरा जो हम पढ़ते हैं प्लास्टिक मेथड। प्लास्टिक मेथड में हमारा क्या है, जो प्लास्टिक मेथड है ये, इसमें क्या करते हैं, जो हमारे ड्रॉबैक था, ये हमने मेटल की जो स्ट्रेंथ थी 400 न्यूटन पर mm², उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है 250 न्यूटन पर mm², उसकी खुद की स्ट्रेंथ होती है माइल्ड स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ, उसको भी मैंने उतना ना लेके 150 ले रहा था परमिसिबल। तो मेरी जो स्ट्रेंथ थी कहने का मतलब कहाँ मेरी जो इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है 400 है, और इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है 250 है, और इसकी जो मैं स्ट्रेंथ परमिसिबल लिमिट कितना लेके चला था, उसका जितना भी लेके चला था, और उससे निकल के कितना आ गया था 150 आ गए थे। तो 400 और 150 में कितना अंतर है खुद बताओ, इसमें कम से कम कितना हो गया 200 250 का अंतर है, 250 का न्यूटन पर mm² का अंतर है। तो इतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ रिजर्व है, अभी उसकी स्ट्रेंथ का यूज़ ही नहीं हुआ। इस वजह से क्या हुआ कि जो मेरा सेक्शन निकल के आता था, जो सेक्शन की साइज निकल के आता था, वो क्या आता था, जो साइज होता था B और D होती थी, वो काफ़ी ज़्यादा आता था, क्योंकि मटेरियल की तो स्ट्रेंथ यूज़ हुई नहीं है। अब जब स्ट्रेंथ मैं बहुत कम लेके चल रहा हूँ, 150 लेके चल रहा हूँ, तो उसमें मुझे ज़्यादा मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। इस वजह से उसका सेक्शन का साइज़ क्या निकल के आ रहा था, ज़्यादा निकल के आ रहा था। ये उसका ड्रॉबैक था, किसका, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का। ये ड्रॉबैक हमने किसना है, प्लास्टिक स्ट्रेन मेथड में क्या कर दिया, दूर कर दिया। दूर कैसे कर दिया, मैं क्या किया, मैं ये कह दिया कि मेरा जो ये 150, मैं 150 ना लेके मैं पूरा इसका फेलियर पे ले रहा हूँ। फेलियर मतलब 400 पे, मतलब उसकी प्लास्टिक रेंज को पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। जो प्लास्टिक रेंज माइल्ड स्टील का कर्व होता है इस तरीके से, यहाँ पे जहाँ वो पे ख़त्म हो रहा है या यील्डिंग जहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, तो उस जगह मतलब जो उसकी प्लास्टिक वाला जो डक्टिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है उसका मैं फुल यूटिलाइजेशन करता हूँ। इसका अलग है, प्लास्टिक एनालिसिस एक अलग टॉपिक है, इसका पूरा अपनी एक अलग थ्योरी है। तो एक प्लास्टिक एनालिसिस जब हम पढ़ेंगे डिटेल में से डिस्कस ये करेंगे। इसमें बस इतना याद करना है, इतना समझना है कि जिसमें हम वो करते हैं, जो स्ट्रेंथ होती है वो मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ लेती हैं। इसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे कि मेरे
मेरे बीम पे आ रहा है लोड 1000 किलो न्यूटन। 1000 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है मेरे बीम पे, फ्लेक्सुरल मेंबर पे कितना आ रहा है लोड, असल में डब्ल्यू बार आ रहा है 1000। मैं क्या करता हूँ, मैं ये लोड को 1000 ना मान के इसमें कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1000 इंटू 1.5, यहाँ पे मेरा कितना निकल के आ गया, यहाँ पे मेरा टोटल निकल के आ गया ये 1500 किलो न्यूटन। अब जो 1500 किलो न्यूटन जो मेरा निकल के आया है, मैं ये मान के चलता हूँ ये एक्चुअल लोड है। इस लोड की वजह से जितना स्ट्रेस डेवलप हुआ, इस लोड की वजह से जितना स्ट्रेस डेवलप होगा वो मेरा क्या होगा, उस स्ट्रक्चर उस स्ट्रेस के लिए मैं क्या करूँगा, डिज़ाइन करूँगा। मतलब मेरा लोड की वजह से स्ट्रेस कम आ रहा था, पर उसमें लोड में मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई करके स्ट्रेस की मात्रा को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। मैं कह रहा हूँ मेरा 1500 आ रहा है, पहले 1000 आना था, मेरा कितना आ रहा है 1500 के आसपास उस पर लोड आ रहा है। उसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसके लिए डिजाइनिंग करूँ। तो मेटल की जो स्ट्रेंथ है Fe 250 है, 250 न्यूटन पर मैं स्ट्रेंथ तो उसकी 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर लेके ही डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। पर जो उसमें लोड है, लोड की वजह से मैंने क्या मान लिया कि उस पर ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। लोड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी देके मैंने कैलकुलेट, मैंने लोड जितना आ रहा था उससे ज़्यादा मान लिया, अब ज़्यादा लोड आ रहा है। तो ज़्यादा लोड आ रहा है तो मेरा स्ट्रक्चर पे स्ट्रेस कितना आएगा, ज़्यादा आएगा। तो उस ज़्यादा स्ट्रेस के लिए जो मेरा साइज निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, एक मीडियम साइज निकल के आ जाएगा एज़ कम्पेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैं मेटल की स्ट्रेंथ में कुछ दिक्कत नहीं करता, यहाँ पे मैं मेटल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ का यूज़ करता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी देने के बाद जो स्ट्रेस डेवलप होगा लोड में, उसकी वजह से मेरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम अपना प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं। तो उसमें फिर हम सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं, सेक्शन मॉडुलस के बाद प्लास्टिक मूवमेंट निकालते हैं, प्लास्टिक मॉडुलेशन निकालते हैं, और उस हिसाब से इसकी एक पूरी अपनी अलग डिज़ाइनिंग है। तो ये हमें पढ़ना ऐसा है भी नहीं, एक बस एक प्लास्टिक डिज़ाइन पढ़ेंगे, एक पूरा टॉपिक है डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं वो पढ़ते हैं। इसमें जब आखिरी स्टील स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगी तो हम प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे पूरा पूरा। ठीक है, तो प्लास्टिक मेथड में क्या करते हैं, हम लोड फैक्टर देते हैं। इसमें हम मेटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं, जो कि हम वर्किंग स्ट्रेस में नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से जो मेरे मेटेरियल का वो जो सेक्शन निकल के आ रहा था स्टील का, वो कम आता है साइज में एज़ कम्पेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, पर इसका एक ड्रॉबैक ये भी था कि मैं इसमें मेटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो यूज़ कर रहा हूँ, पर जो उसमें अदर क्राइटेरिया, जब मैं किसी भी चीज़ की अल्टीमेट स्ट्रेंथ यूज़ करूँगा, मान के चलो कंक्रीटिंग में 1000 ले सकता हूँ और मैं उस पर 1000 लोड की वजह से स्ट्रेस जनरेट कर रहा हूँ, तो कंक्रीट मेरा एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत सारा वेरिएबल है, क्योंकि उसमें गिट्टी से बनता है, पानी से बनता है, सैंड से बनता है, और उसमें सीमेंट होता है। अगर किसी भी मटेरियल में प्रॉपर्टी में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो ओवरऑल जो कंक्रीट बन के तैयार होगी उसमें गड़बड़ होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं निकल के आएगी। और साथ में जब उस कंक्रीटिंग को मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा, बीम में यूज़ करूँगा, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत थोड़ा वेरिएबल होगी। मतलब मटेरियल मेरा वेरिएबल है, उसमें अलग अलग एक्टिविटी सब थोड़ा सेम तो नहीं हो सकता ना कहीं पे भी, तो उस वजह से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। अब जब मैं डिज़ाइन करूँगा उसके अल्टीमेट लोड पे कि वो मेरा मटेरियल इतना ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लेगा, और जब अल्टीमेट पर लोड करूँगा तो उसमें तो क्रैक जनरेट होंगे, क्योंकि हो सकता है कि मटेरियल मेरा वेरिएबल है तो उसमें उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। तो वो जो सारी चीज़ें हैं कि जो सर्विसेबिलिटी कंडीशन है, जैसे डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, तो उनकी जो एक लिमिट है वो इसमें स्पेसिफाइड नहीं है। यूज़ तो मैं कर रहा हूँ उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मतलब मेटल की रिजर्व स्ट्रेंथ को मैं यूज़ तो कर रहा हूँ, पर उस यूटिलाइजेशन के अलावा मैं जो दूसरी जो सर्विसेबिलिटी कंडीशन है उनको मेंशन नहीं करता, कि अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे जब लोड लगाऊंगा तो उसकी वजह से मेरे स्ट्रक्चर में अगर डिफ्लेक्शन आता है, वो आते हैं, वो कितने लिमिट तक यूज़ कर सकता हूँ, कितने सही है, जिससे कि मेरा स्ट्रक्चर क्या हो जाए, सेफ हो अपनी डिज़ाइन लाइफ के लिए, जितनी लाइफ के लिए वो डिज़ाइन किया गया। तो जो मेनली ड्रॉबैक इसका यही था कि जो इसमें सर्विसेबिलिटी कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया पाया कि कितना लिमिट है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ का यूज़ किया जिसकी वजह से सेक्शन का क्या साइज कम हो गया। तो ये हमारा प्लास्टिक मूवमेंट का था जिसका ये ड्रॉबैक था। अब जो लिमिट स्टेट मेथड है उसमें क्या हुआ, इन दोनों ड्रॉबैकों को दूर कर दिया। दोनों ड्रॉबैकों को क्या दूर कर दिया, इस तरीके से यहाँ पे जो मैं वर्किंग स्ट्रेस में से वो दे रहा था, मैं अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस में दे रहा था, मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम मान रहा था, परमिसिबल स्ट्रेस मान के। प्लास्टिक में क्या मान रहा था, मैं जो लोड आ रहा था उस लोड को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके ज़्यादा लोड मान के डिज़ाइन कर रहा था, जिससे ज़्यादा स्ट्रेस आए और मेरा मटेरियल सेफ हो जाए। इस वजह से लिमिट स्टेट में मैं क्या करता हूँ, मटेरियल को भी सेफ्टी देता हूँ, पार्शियल सेफ्टी, और किसको, जो लोड को जो देता हूँ उसको भी, जो लोड वेरिएबल करता है अर्थक्वेक लोड और वो, उसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी देता हूँ। तो मैं दोनों में देता हूँ। साथ में क्या है, इसमें लिमिट स्टेट के बारे में भी बताता हूँ कि डिफ्लेक्शन है, क्रैकिंग आई, वो एक कितने परमिसिबल लिमिट कितनी है, इतना परमिट करोगे, कोड ने मेंशन किया हुआ एक्सपीरियंस के बेसिस पे, इतना परमिट करोगे तो मेरा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सेफ रहेगा, कोई इसमें क्या आएगी, दिक्कत नहीं आएगी अपने लाइफ स्पान के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, क्या है,
वो आगे के बारे में तभी के तभी बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या है वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है। जैसे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है, इसमें एक पॉइंट पढ़ो, इनिशियल यील्डिंग इज़ द क्राइटेरिया। मतलब मैं यहाँ यील्ड पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, उससे पहले जो माइल्ड स्टील कर्व होता है, कुछ कर्व इस तरीके से होते हैं, देख लो, डिस्कस कर देते हैं। ये मेरा क्या है, माइल्ड स्टील का कर्व है। ठीक है, तो माइल्ड स्टील में क्या है, इनिशियल यील्डिंग द डिज़ाइन क्राइटेरिया। इनिशियल यील्डिंग डिज़ाइन क्राइटेरिया का कहने का मतलब है, यहाँ तक मेरा यील्ड पॉइंट तक क्या है, मेरा मेटेरियल वो माइल्ड स्टील कैसा रहता है, इलास्टिक रहता है यील्ड पॉइंट तक। इलास्टिक रहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा प्रोपोर्शनल रहेगा स्ट्रेन के। तो जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यूज़ करता हूँ मैं, इस वाले पूरे पोर्शन का यूज़ करता हूँ जो इलास्टिक पोर्शन है। प्लास्टिक में मैं क्या है, उसकी पूरी रिजर्व कैपेसिटी, मतलब जो डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी है उसका भी इस्तेमाल करता हूँ। तो ये उसमें ये पूरे का यूज़ करता हूँ, इलास्टिक से लेके प्लास्टिक तक, इतनी स्ट्रेंथ का यूज़ करता हूँ। तो मेनली दोनों मेथड में यही डिफरेंस है, उसमें हम इलास्टिक वाला इलास्टिक लिमिट तक यूज़ करते हैं, उसमें जो डिज़ाइनिंग क्या होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक यूज़ होती है। तो मेनली यही है डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या है कि इनिशियल यील्डिंग इज़ द डिज़ाइन क्राइटेरिया। जैसे इलास्टिक थ्योरी हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का से रिलेटेड जितना भी डेरिवेशन है एजम्पशन है सब यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड शुड बी लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस आर सम फ्रैक्शन ऑफ यील्ड स्ट्रेस एंड मटेरियल लाइक इतने फॉर एक्सियल टेंशन है इतने। मतलब वही बताया कि मटेरियल को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे देते हैं, और वो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं तो उससे हम क्या है परमिसिबल लिमिट निकालते हैं। तो परमिसिबल लिमिट क्या निकल के आएगी, परमिसिबल लिमिट आती है जैसे मेरा FY है, उसमें कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई किया, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई किया, तो जितनी ये लिमिट आएगी ये मान के चलो 0.6 FY आ गई। तो ये मेरी क्या है परमिसिबल लिमिट है। 0.6 FY मतलब 250 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मान के चलो 150 के आसपास आई है। तो मैं मान के चलता हूँ, मैं जो स्ट्रक्चर पर लोड की वजह से स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो इससे कम होना चाहिए, किसकी परमिसिबल लिमिट से कम होना चाहिए, मतलब 150 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर मेटेरियल को मैं क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करता हूँ। तो ये मैं बता ही चुका हूँ। तीसरा, जो अगर हम स्टील स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो कोड ऑफ प्रैक्टिस होते हैं उस वो किस पे बेस्ड है, जो कोड ऑफ प्रैक्टिस IS 800 1984 वो WSM पे बेस्ड है, और उसकी जो कुछ परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू की कितनी देनी चाहिए वो वहाँ पे मेंशन है। एक टेबल 15 है, उसमें सारी मेंशन है कि कितनी परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए स्टील स्ट्रक्चर में डिज़ाइन करने के लिए जब हम WSM मेथड का यूज़ करते हैं। क्योंकि जो हमारा IS 800 1984 कोड था वो पूरा WSM पे बेस्ड था, और ये IS 800 2007 कोड है, ये हमारे किस पे बेस्ड है, ये लिमिट सिस्टम पर। इसमें WSM के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि वहाँ जहाँ जो डिज़ाइनर होता है कॉन्फिडेंट नहीं होता है, कन्वेंट नहीं होता है लिमिट स्टेट को यूज़ करने में, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, वहाँ कोड ने मेंशन किया है कि तुम WSM को भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, वो अलग बात है कि थोड़ा अनइकोनॉमिकल पड़ेगा, क्योंकि इसका जो सेक्शन का साइज आएगा वो थोड़ा ज़्यादा आएगा, पर दूसरा वो सेफ भी रहेगा। ठीक है, तो वो उसमें कुछ परमिसिबल लिमिट मेंशन है, वो मैं आगे बताऊंगा कितनी कितनी है, किसके लिए कितनी है। ठीक है, तीसरा जो इसका जो ड्रॉबैक था यही था कि ये पूरी इसकी रिजर्व स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं कर सकता है, यूज़ नहीं करता है, मतलब इलास्टिक पॉइंट तक ही लेता है, जिससे कि जो प्लास्टिसिटी वाला ये जो डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी है वो यूज़ नहीं हो पाती है। और इसके कारण क्या होता है, लीड टू बिगर साइज डिज़ाइन, मतलब जो सेक्शन का जो साइज़ निकल के आता है वो थोड़ा क्या आता है, बड़ा आता है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक और लिमिट स्टेट मतलब। तो ये हमारा लिमिट स्टेज के बारे में ये है। तो अब बात करते हैं प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक में मैंने बताया कि इसका जो डिज़ाइन क्राइटेरिया होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, मतलब हम इसमें रिजर्व स्ट्रेंथ मतलब डक्टिबिलिटी वाली जो माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टी है उसका यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। और मेटल तब तक फेल होता है, मतलब उसमें अल्टीमेट लोड पे कितना वो बियर कर सकता है उस हिसाब से करते हैं, अभी जो डिस्कस किया था पूरा। दूसरा जिसमें इसमें जो फेलियर कंडीशन होती है वो होती है कोलेस्प पे होती है, मतलब कोलेस्प का मतलब होता है लार्ज डिफॉर्मेशन, यील्डिंग के बाद स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन होता है वो वाला। तो कॉलेज तक के बारे में हम पढ़ते हैं, मतलब कॉलेज का ये कि जब मेरा टोटल लोड आने की वजह से हम लोड में जो एक्चुअल लोड होता है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई करने के बाद वो लोड निकाल लेते हैं, जिससे कि मेरा मेटेरियल क्या हो जाए, फेल हो जाए, स्ट्रक्चर फेल हो जाए। तो उस क्राइटेरिया के यूज़ करके हम डिज़ाइन करते हैं। तो ये भी एक अपना अलग है, तो उसके बारे में तब पढ़ेंगे। रिजल्ट इन स्मॉल सेक्शन एज कम्पेयर टू WSM के मुकाबले मेरा जो सेक्शन का साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। क्यों होता है वो तो पता ही, क्योंकि उसमें हम रिजर्व स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें कर लेते हैं। जो इसका मेन ट्रिक हो यही होता है कि जो सर्विसिबिलिटी कंडीशन होती है
हैं। जो सर्विसिबिलिटी कंडीशन का इसमें मतलब डिफ्लेक्शन वगैरह और जो वेरिएबिलिटी डिज़ाइन पैरामीटर होते हैं सच एज स्ट्रेंथ, उनका कोई भी मेंशन नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो ये दोनों चीज़ों का जो ड्रॉबैक थे लिमिट स्टेट में, सॉरी इसमें प्लास्टिक में और इसमें वर्किंग स्ट्रेस में तड़ाएँ, दोनों को किस में दूर कर लिया गया है, लिमिट स्टेट में दूर कर लिया गया है। तो इसकी जो डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है कि टेक अकाउंट ऑल कंडीशन दैट कैन मेक स्ट्रक्चर अनफिट फॉर यूर। ऐसी सारी कंडीशनों को उसने इन्वॉल्व कर लिया जिससे मेरा स्ट्रक्चर क्या अनफिट हो सकता है। ठीक है, तो डिजाइन मेथड लिमिटेड स्टेज इज ए कंडीशन। ये क्या एक कंडीशन है और स्ट्रक्चर की जो एक बार अचीव हो गई, मतलब डिफ्लेक्शन है, अगर मान के चलो 10 सेंटीमीटर अगर आ गया तो उस स्ट्रक्चर को फिर हम कन्वीनियंटली लाइफ स्पान के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो एक तरीके से हमारा एक फेलियर है। तो वो है लिमिट स्टेट। अब ये कौन सी कंडीशन है, एक होती है लिमिट स्टेट, दो चीज़ों में देते हैं, ड्यू टू कोलैप्स और ड्यू टू सर्विसिबिलिटी। तो सर्विसिबिलिटी कोलैप्स का मतलब बेंडिंग स्ट्रेस में टेंशन कंप्रेशन आ रहा है, उसमें सेफ होना चाहिए। अगर कंप्रेशन है मतलब कॉलम मेंबर की बात करनी चाहिए, वो कंप्रेशन में सेफ होना चाहिए, बकलिंग में सेफ होना चाहिए, शियर में सेफ होना चाहिए, टॉर्जन में। सर्विसिबिलिटी कंडीशन है कि एक लिमिट तक होनी चाहिए, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन, कोरोजन, ये सारे एक लिमिट तक होने चाहिए। तो इसमें यही जो जनरली चीज़ें, जैसे डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो स्ट्रक्चर के अनफिट है, और उसमें बेंडिंग स्ट्रेस ही अगर सही से बियर नहीं कर पाएगा, उसमें एक्सेस लिमिट से ज़्यादा बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है तो वो फेलियर हो जाएगा। तो लिमिट स्टेट में क्या है, सर्विसिबिलिटी कंडीशन को भी इन्वॉल्व कर लिया गया और कोलैप्स कंडीशन को भी इन्वॉल्व कर लिया। प्लास्टिक में सिर्फ कोलैप्स कंडीशन एक तरीके से इन्वॉल्व थी, सर्विसिबिलिटी के बारे में तो कुछ था ही नहीं। और लिमिट स्टेट मेथड में क्या है, सर्विसिबिलिटी के बारे में मेंशन नहीं था, पर उसमें मटेरियल को मैं सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा था एक तरीके से। तो वहाँ पर वो जो सर्विसिबिलिटी वाली कंडीशन को एक अपने तरीके से क्या बैलेंस कर रहा था। तो इस वजह से हम उसका यूज़ कर लेते हैं। इसके LSM के बाद जनरली जहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं वहाँ पे हम WSM का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो डिज़ाइन वाली ड्राइव होती है इधर से, वो ड्राइव होती है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हम WSM में फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेटेरियल को देते हैं, मेटेरियल को देने के बाद हम परमिसिबल निकालते हैं। प्लास्टिक में हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं लोड को देते हैं, लोड को मल्टीप्लाई बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी करते हैं। तो जो एक्चुअल लोड होता है उससे और 1.5 या 2 गुना एक्स्ट्रा मानते हैं, उसके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे कि जब हम लोड को 1.5 गुना मान के डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो जो एक्चुअल लोड है उसकी वजह से जितना भी उसमें डिफ्लेक्शन वगैरह आएगा, स्ट्रेस जनरेट होगा, वो कम ही होगा। तो इस वजह से मटेरियल मेरा क्या होगा, ऑलरेडी सेफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, जो मेनली ड्रॉबैक यही है जो उसने मेंशन किया है, आखिरी लाइन में मेंशन है। जो मेनली ड्रॉबैक इसका क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि हम डिज़ाइन स्ट्रेस में भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रहे हैं और मेटेरियल के स्ट्रेंथ में भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रहे हैं, तो दोनों में देते हैं। तो उस जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, WSM यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। तो मेनली यही है। WSM LSM के बारे में तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है, किस तरीके से होते हैं। WSM में मेटेरियल को हम स्ट्रेंथ वो देते हैं सेफ्टी, प्लास्टिक में हम लोड को सेफ्टी देके अल्टीमेट स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं, और लिमिट स्टेट मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, सारी जो कंडीशन है जो स्ट्रक्चर को अनफिट बना सकती है उन सारी कंडीशनों का यूज़ कर सकते हैं, या तो वो कंडीशन सर्विसिबिलिटी की हो या कोलैप्स की हो। अब जैसा मैंने बताया था WSM के लिए IS 456 सॉरी WSM के लिए स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन का जो कोड था IS 800-1984, उसमें कुछ लिमिट स्टेट दे रखी थी WSM के लिए, परमिसिबल लिमिट। तो जैसे मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट दे रखी है हमारी एक्सियल के लिए, तो वो है जितना यील्ड स्ट्रेंथ है सिग्मा उसका 0.6 FY। 0.6 FY कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी यील्ड FY बराबर 250 है टेंशन स्ट्रेंथ या कंप्रेशन स्ट्रेंथ, तो जो मैं एक्चुअल में मान के चलूँगा कि मेटेरियल कितने 0.6 इंटू 250, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा 150 न्यूटन पर MM²। मैं ये मान के चलूँगा कि जो मेरे मेटल की स्ट्रेंथ है वो कितनी है 150 न्यूटन पर MM² है, इतनी मेरी स्ट्रेंथ है। तो इसमें क्या है, जो परमिसिबल लिमिट कितना आएगी 150। तो एक्चुअल लोड की वजह से इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कितने 150 से कम होने चाहिए परमिसिबल लिमिट है। तो ये सारी परमिशन लिमिट अलग से मेंशन कर दी है कोड में। तो इन चीज़ों को तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि अब तो कोड तुम कहाँ से ढूंढोगे। दूसरा, एक्शियल टेंशन के लिए भी इतनी लिमिट दी है। बेंडिंग के लिए थोड़ी लिमिट बढ़ा दी है। बेंडिंग के लिए लिमिट बढ़ाने का एक मेन कारण है, तुम्हें नहीं मिलता होगा, समझ में नहीं आएगा। होता क्या है, जब एक्सियल लोड पड़ता है, टेंशन लोड पड़ता है, तो जो इसमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, टेंशन हो या कंप्रेशन हो, कैसा होता है, एकदम यूनिफॉर्म होता है। पूरे बीम के क्रॉस सेक्शन पे, जो स्टील मेंबर के क्रॉस सेक्शन पे, वो क्या है, सेम अमाउंट पे होता है। और सेम अमाउंट में कितना होता है, P/A।
ये हम सबको पता है, इतना होता है। पर जब हम बात करते हैं इसकी बेंडिंग में क्या होता है, मेरा जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल के शेप में होता है। ट्रायंगल शेप में होता है। अगर वो सिंपली सपोर्टेड है तो ऊपर कंप्रेशन होगा, और और कैंटिलीवर है तो ऊपर टेंशन होता है। तो सिंपली सपोर्टेड में ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन होता है। और जो इसमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर लीनियर होता है। तो इसमें क्या होता है, जो सबसे टॉप फाइबर है कंप्रेशन की, या सबसे बॉटम फाइबर है मेरी टेंशन की, इन दोनों में मैक्सिमम होता है। और बाकी लेयरों में मेरी क्रॉस सेक्शन की में क्या होता है, पूरा की पूरा स्ट्रेस उससे कम कम होता चला जाता है और कम होता चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पूरे में यूनिफॉर्म है पूरा स्ट्रेस एक्सियल वाले में, और बेंडिंग वाले में पूरे यूनिफॉर्म नहीं है, सिर्फ टॉप और बॉटम लेयर पे ज़्यादा होता है। इस वजह से उसमें बाकी लेयरों में तो स्ट्रेंथ का यूटिलाइज ही नहीं हुआ, तो इस वजह से वहाँ पे हम थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कम कर सकते हैं, और जो डिजाइनिंग स्ट्रेंथ लेते हैं परमिसिबल लिमिट थोड़ी हम बढ़ा सकते हैं। इस वजह से 0.6 FI कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसी मेनली जो डिपेंड करता है, ये इसी चीज़ पर डिपेंड करता है ये कि स्ट्रेस डायग्राम दोनों में कैसा है, ठीक है। बात करते हैं शेयर की। शेयर का हमने बहुत कम लिया। शेयर का कम लेने का कारण यही है कि जहाँ मेरा स्ट्रक्चर फेल FY पे होगा, FY पे फेल मान के चलता हूँ कि FY पे होगा, और वहाँ पे मैं जो लिमिट दे रहा हूँ एक्सियल के लिए टेंशन कंप्रेशन 0.6 दे रहा हूँ। यहाँ पे 0.4 देने का मतलब ये है कि जब मेरे मेटेरियल पे टेंशन आया, टेंशन आने के बाद वो फेल करा। पर जब वो हमारी एक थ्योरी होती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जो मैक्सिमम थ्योरी ऑफ फेलियर होती है हमारी, जो 6-7 थ्योरी ऑफ फेलियर हैं स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल पढ़ते हैं, उनमें से एक शियर की थ्योरी ऑफ फेलियर है। उसमें क्या बताता है कि मेरा जो शियर स्ट्रेस में जब फेल करेगा उस टाइम उसकी क्या होगी, जब मेरा जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ FY/3 मतलब इतनी स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगा, तब मेरा वो मेटेरियल शियर में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो वो मतलब वो अपनी जो टोटल है 250/√3 जितनी वैल्यू निकल पाएगी उस पर फेल हो जाएगा। मतलब वो पूरा यील्ड स्ट्रेंथ है जो उसका यूटिलाइजेशन भी नहीं ढंग से कर पाता। तो इस वजह से उसकी स्ट्रेंथ हमने कम दी। इसको फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम बोल्टिंग कनेक्शन में सीरियल डिजाइनिंग करेंगे, ये क्या चीज़ है। कनेक्शन के लिए अलग यूज़ करते हैं, स्टील स्ट्रक्चर के लिए अलग यूज़ करते हैं। दूसरा बियरिंग स्ट्रेस हम 0.75 लेके चलते हैं। बियरिंग स्ट्रेस जब ये दो मेंबर अलग अलग मेंबर हों, एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हों, उस जगह बियरिंग स्ट्रेस डेवलप होता है, तो उस जगह हम 0.7 FY यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट परमिसिबल लिमिट हैं जो कोड IS 800/1984 में WSM के लिए मेंशन है। अब बात करते हैं हमारे लिमिट स्टेट के लिए। जो लिमिट है जो इस कोड IS 800/2007 में मेंशन है, उसमें उसने क्या है सबको लिए दे दी। मैक्सिमम एक्सियल टेंशन में, कंप्रेशन में, बेंडिंग में, टेंशन कंप्रेशन में कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है, 1 दिया है। इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया है, 1 दिया, 1.1। तो इसे निकल के आएगा, वो लिमिट आ जाएगी। शेयर में वही FY/√3, क्योंकि वहीं पे वो फेल होता है मैक्सिमम थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से, और 1.1 कैसे दे दिया है इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया है। और यहाँ पे जो ये क्या है, ये तो हमारे स्ट्रक्चर स्टील के लिए यूज़ कर रहे हैं शेयर। अगर शेयर हम बोल्ट और कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम कनेक्शन की अल्टीमेट स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ यूज़ करने का यही है कि हम ये मान के चलते हैं कि मेरा कनेक्शन फेल ही होगा। जो फेल के लिंक के लिए ही डिजाइनिंग करते हैं, मैक्सिमम लिमिट इतना ले सकते हैं, तो उस जगह अल्टीमेट स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं। और जहाँ अल्टीमेट स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं, 1.25 का, कि जब अल्टीमेट कर रहे हैं तो थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो बढ़ता बनता है ना, जिससे मेरा मटेरियल थोड़ा बोल्टिंग जो कनेक्शन है वो सेफ हो जाए। तो ये तीनों चारों फैक्टर ऑफ सेफ्टी WSM और LSM में मेंशन है। ये हमारे स्टील स्ट्रक्चर की डिज़ाइन के लिए है। हम RCC के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसमें तो कंक्रीट में 3 भी देते हैं और स्टील में देते हैं 1.15। वो कम इसलिए देते हैं, सॉरी 1.5, कि कंक्रीटिंग की जो कंस्ट्रक्शन आता है, तो मतलब जब कंक्रीटिंग बनाते हैं तो उसमें वेरिएशन ज़्यादा होता है, जबकि स्टील में वेरिएशन कम होता है। जितनी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होती है उतनी निकल के आती है, क्योंकि इसमें हमारा कंट्रोल अच्छा खासा होता है मिल में। तो ये रीज़न है। तो ये हमारा ख़त्म होता है कि लिमिट स्टेट मेथड क्या है, प्लास्टिक क्या है, और तुम्हारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है। मेनली सेफ्टी क्राइटेरिया होता है। सेफ्टी क्राइटेरिया हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करके देते हैं। किसी में लोड फैक्टर देते हैं, किसी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं, किसी में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं, ठीक है। तो
पॉइंट मेंशन है फ्रॉम मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ फेलियर कितना होता है, F/√3 होता है। जब फेलियर होता है उस जगह उसमें जो मैक्स शियर स्ट्रेस आता है वो कितना आता है, F/√3। F/y का √3 पार्ट आता है, मतलब √3 पार्ट डिवाइड करके जितना निकल के आता है उतना वह पार्ट आता है। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हम स्ट्रक्चर स्टील की बात करें तो 1.1 प्रोवाइड करते हैं LSM में, और अगर उसकी बात करें बोल्टिंग की कनेक्शन डिज़ाइन करने के लिए तो परमिसिबल लिमिट कितनी प्रोवाइड करते हैं, 1.25 प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे और मेंशन किया है व्हेन अल्टीमेट टेंशन स्ट्रेंथ को कंसीडर करते हैं तो पार्शियल फैक्टर ऑफ 1.25 लेंगे, और फ्रॉम मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो प्रिवेंट द फेलियर ऑफ बोल्ट, तो बचाने के लिए तो क्या करेंगे, जो अप्लाइड है सेफली अप्लाइड होगा वो Fu/√3 करेंगे, इसमें जो लोड प्रोवाइड करेंगे वो 1.25 होगा, मतलब जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वही चीज़ है जो मैंने बता दी है। तो इस तरीके से हमारे परमिसिबल लिमिट है LSM में, WSM में, ये हमारे तीनों मेथड हैं क्या है। तो अब फर्दर हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, हमारा अगला सिर्फ क्या है, कनेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कनेक्शन का काम क्या होता है, जो लोड आ रहा है एक मेंबर से दूसरे मेंबर को, उस लोड को बियर कर ले, मतलब जो बोल्ट पे आ रहा है तो बोल्ट बियर कर ले और एक मेंबर से दूसरे पे ट्रांसफ़र कर दे, फेल नहीं हो। तो उस जगह हम बोल्ट यूज़ कर सकते हैं, रिवेट यूज़ कर सकते हैं, बोल्ट यूज़ कर सकते हैं, या वेल्डिंग यूज़ कर सकते हैं, या पिन कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो अगली इनकी डिजाइनिंग है, हमारा इंट्रोडक्शन और लिमिट स्टेट मेथड खत्म हो गया। आगे नहीं के लिए पढ़ते हैं अगली वीडियो में। गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।